नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जबैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2017 में लखनऊ कैंट से उन्होंने चुनाव लड़ा था। अपर्णा यादव मुलायम सिंह की छोटी बहू हैं। अपर्णा यादव ने कहा है कि मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूं। ये कहा है अपर्णा यादव ने बीजेपी में शामिल होने के बाद। मैं बीजेपी से हमेशा से प्रभावित रही हूं, अपर्णा यादव ने यह कहा है। तो मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव अब बीजेपी में शामिल हो गई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। यहां पर आप जेपी नड्डा को उन्हें बीजेपी का पटका पहनाते हुए देख सकते हैं। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की मौजूदगी और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बहू हैं अपर्णा यादव जी। मैडम, आप बीजेपी में शामिल हुई हैं, किस तरीके से देखते हैं बीजेपी में जो लगातार विकास हो रहा है? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, जिसने भारत के संस्कारों को, इसके मूल्यों को, इसके धर्म को बचा करके रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रवादिता को बहुत आगे रखा है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज इस पार्टी से जुड़ करके मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैम, अगर बात की जाए तो कहाँ से लड़ने का प्रोग्राम है? लखनऊ कैंट से या फिर सुल्तानपुर से? क्योंकि कहा जाता है कि अपर्णा यादव लखनऊ कैंट से पिछली बार लड़ी थी, इस बार कहाँ से लड़ेंगी? देखिए, लखनऊ कैंट से मैं जरूर लड़ी थी पिछली बार, पर मैं ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ती हूँ कि वो मेरे लिए क्या इच्छा रखते हैं। मुझे पूर्ण आस्था है कि जो भी निर्णय वो मेरे लिए लेंगे, जो भी दायित्व का निर्वहन करने के लिए वो मुझे देंगे, वो मुझे शिरोधार्य होगा। तो ये थी अपर्णा यादव जिन्होंने कहा था कि पार्टी जो मुझे निर्णय देगी उस पर मुझे मंजूर होगा। कैमरामैन राम नरेश के साथ दीपक चौबे, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुलायम सिंह की बहू जो है वो अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। तो कुनबे को बचाने में ही एक तरीके से अखिलेश यादव यहां पर नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2017 के चुनाव में पार्टी उन्होंने अपने पिता से झटक ली थी। चाचा से मनमुटाव था, चाचा को अलग से पार्टी बनानी पड़ी चुनाव के बाद। और अब जो है एक बार फिर से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच खटास की खबरें भी हैं। इन सब के बीच मुलायम सिंह यादव की बहू, अब मुलायम सिंह की बहू जो है वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पार्टी में सेंध लगाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। समाजवादी पार्टी ने पहले स्वयं प्रसाद मौर्य, दारा सिंह और बाकी कैबिनेट मंत्रियों को तोड़ करके ये दिखाने की कोशिश की कि हवा जो है समाजवादी पार्टी की तरफ बह रही है चुनाव में। लेकिन बीजेपी ने परिवार में, कुनबे में ही ऐसी सेंध मारी की जिससे खलबली मची हुई है। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने बड़ा बयान दिया। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर उन्होंने बयान दिया, बीजेपी में महिलाओं का सम्मान है। राकेश त्रिपाठी ने यह बात कही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है राकेश त्रिपाठी के बयान से जुड़ी हुई। बीजेपी नेता है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी में महिलाओं का सम्मान होता है। भारतीय जनता जो परिवार को लेकर के साथ न चल पाए, वो प्रदेश को कैसे चलाएगा? पिछले चुनाव में पिता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, अध्यक्ष पद छीन लिया, चाचा को पार्टी से बाहर निकाला और इस चुनाव में उन परिवार की बहू अपर्णा यादव जी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है, क्योंकि वो भी जानती है कि बेटियों का हित भारतीय जनता पार्टी में ही सुरक्षित है। महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ही काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी में, भाजपा में उन्होंने अपनी आस्था जताई है और यह बात स्पष्ट कर देती है
कि समाजवादी पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती है, परिवार के भीतर महिलाओं का सम्मान नहीं है, पार्टी के भीतर महिलाओं का सम्मान नहीं है, तो सरकार रहते हुए वो महिलाओं का सम्मान क्या करेगी? तो दरअसल राकेश त्रिपाठी जो कह रहे हैं, यही मैसेज देने की कोशिश बीजेपी ने की है, अपर्णा यादव को अपनी पार्टी में शामिल करके यही मैसेज देने की कोशिश की है, जिसका जिक्र राकेश त्रिपाठी कर रहे थे। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह ने भी बड़ा बयान दिया है। समाजवादी पार्टी के 10 से ज्यादा नेता हमारे संपर्क में हैं, यह कहा है बीजेपी नेता ने। यूपी में दोबारा बीजेपी की सरकार बनेगी, दयाशंकर ने यह दावा किया है। तो यूपी में दोबारा बीजेपी की सरकार बनेगी और 10 से ज्यादा समाजवादी पार्टी के नेता हमारे संपर्क में हैं, यह दयाशंकर सिंह ने दावा किया है। दरअसल विरोधी पक्ष यानी कि बीजेपी के विरोधी पक्ष दावा कर रहे थे कि हर रोज एक मंत्री इस्तीफा देंगे, हर रोज कुछ विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन अब इसके उल्टी तस्वीर बहती हुई दिखाई दे रही है, उल्टी तस्वीर होती हुई दिखाई दे रही है। अपर्णा यादव को आप बीजेपी में शामिल होते हुए देख सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए यूपी ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य दयाशंकर सिंह जी हैं। दयाशंकर सिंह जी, समाजवादी पार्टी में आपने कुनबे में हाथ डाल दिया है, किस तरीके से इसको देखते हैं? नहीं, देखिए, माननीय अपर्णा यादव जी जब माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार के, उस समय भी माननीय मोदी जी की जो नीतियों को वो प्रशंसा करती थी। जो भी महिलाओं के लिए जो कार्य माननीय मोदी जी ने किया, उसको अब तो समय समय पर मीडिया के माध्यम से वो देश के जनता के सामने मोदी जी के कार्यों को वो तारीफ करती थी। आप 21 जून को जब योगा दिवस था, तो उस समय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी साइकिल चला रहे थे, उस समय भी माननीय अपर्णा जी जो है योगा कर रही थी। तो मोदी जी के कामों से वो सदैव प्रभावित रही, उत्तर प्रदेश में योगी जी के कामों से प्रभावित रही, समय समय पर उस बात को प्रशंसा भी करती थी। वैचारिक रूप से वो राष्ट्रवाद के लिए हर समय बातें रखती थी। तो वैचारिक रूप से आज वो हम लोग के साथ पार्टी के रूप में जुड़ गई, लेकिन पहले भी वो जो हमारा राष्ट्रवाद है, जो हमारे मोदी जी और योगी जी का कार्य है, उसको वो प्रशंसा करती थी। पर अगर बात की जाए तो दयाशंकर सिंह को इसलिए माना जाता है क्योंकि उन दयाशंकर सिंह दीवारों में भी छेद कर जाते हैं, परिवार में तोड़ के लाए हैं आप, क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा शेयर जा रहा है कि अगर कोई लाया है तो सिर्फ दयाशंकर सिंह लाए हैं, और कई समाजवादी पार्टी नेता हैं जो आपके संपर्क में हैं। देखिए, जब जब चुनाव आते हैं, आप चाहे 2014 का चुनाव देखिए, 2017 का देखिए, 19 का देखिए, तो हर दल के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, चाहे वो दल के नेता हों या प्रशासनिक अधिकारी हों, पत्रकार हों, न्यायाधीश हों, समाज के हर वर्ग के लोग भाजपा के साथ आते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बनी है, इसमें सबका योगदान है, और हर चुनाव से पहले बहुत सारी लोग पार्टी में आते हैं। और आज एक जो वैचारिक रूप से पहले से भी हम लोगों की बात को रखती थी, मोदी जी की बातों को रखती थी, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के बारे में वो अच्छी बातें करती थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा बन गई हैं। उनके आने से विशेष करके महिलाओं में और जो समाज के वंचित लोग हैं, जिसकी वो मैंने अपने NGO के माध्यम से बहुत काम करती रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को सहयोग मिलेगा। पर दयाशंकर सिंह, एक और खबर है, न्यूज़ इंडिया के पास जानकारी है कि आप एक यूपी के जो समाजवादी पार्टी एक कद्दावर नेता है, वो आपके संपर्क में है, वो भी पार्टी में आना चाहते हैं। कब तक ये घोषणा हो सकती है कि वो आएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के दर्जनों लोग भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। पार्टी नेतृत्व जब जो है हरी झंडी दे देगी, तो उस दिन वो लोग भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे। तो ये थे दयाशंकर सिंह, जो ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य हैं यूपी के, और ये कह रहे हैं कि और कई जो समाजवादी पार्टी के नेता है वो संपर्क में है। तो देखना ये वाली बात होगी कि आखिर वो जो नेता हैं वो चुनाव से पहले ज्वाइन कर लेते हैं कि नहीं। कैमरामैन राम नरेश के साथ दीपक चौबे, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो मुलायम सिंह कुनबे में लगातार सेंध लगा रही है बीजेपी, तो वहीं दूसरी तरफ चाचा शिवपाल भी नाराज बताया जा रहा है। ऐसी खबर है कि सीटों के बंटवारे को लेकर शिवपाल संतुष्ट नहीं हैं। ये 5 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी कुनबा बिखर रहा है क्या एक बार फिर से? चूंकि चुनाव 2022 में है, कुछ अगले महीने से वोटिंग शुरू हो जाएगी, 7 फेज में चुनाव होना है, तो क्या इस बार के चुनाव में भी कुनबा जो है बिखरता हुआ जो दिखाई दे रहा है, वाकई ये और क्या बिखरा होगा? क्योंकि हमने देखा था 2017 में भी इसी तरीके से टकराहट की तस्वीरें सामने आई थी, पिता पुत्र के बीच खटास थी और पार्टी झटकने लपकने की बात यहां तक हो रही थी। क्या एक बार फिर से वही तस्वीर देखने को मिलेगी?
क्या फिर बढ़ेगी चाचा भतीजे के बीच तकरार? क्या फिर अलग हो जाएंगे अखिलेश और शिवपाल? सीटों की वजह से फिर बढ़ेगी रिश्तों में खटास? आपस में लड़ेंगे तो बीजेपी से कैसे जीतेंगे? ये चंद सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश की चुनाव की सरगर्मी बढ़ा रहे हैं। चाचा भतीजे के बीच सीटों को लेकर जबरदस्त खींचातान की खबरें सामने आ रही हैं। चर्चा तो यही है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव किसी भी तरह से शिवपाल की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार शिवपाल यादव को 6 सीटों का वादा किया था अखिलेश यादव ने, लेकिन अब अखिलेश यादव सिर्फ 1 सीट देने की बात कह रहे हैं। जसवंत नगर के अलावा कोई और सीट देने को नहीं तैयार हैं अखिलेश। अपने बेटे के लिए 1 सीट चाह रहे हैं शिवपाल यादव, लेकिन इसके लिए भी तैयार नहीं हो रहे हैं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर जिस तरह से चाचा भतीजे के बीच खींचातान बढ़ रही है, जिस तरह से अखिलेश यादव अपने वादों से पीछे हटते नजर आ रहे हैं और शिवपाल यादव को अपने वजूद की चिंता सताने लगी है, संकेत यही मिल रहे हैं कि चाचा भतीजे के बीच की तकरार आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। करीब 6 सालों के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव करीब आए तो लगने लगा था कि इस मेल का फायदा दोनों को मिलने लगेगा। एक तरफ समाजवादी पार्टी मजबूत होगी, अखिलेश यादव को मजबूती मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी प्रसपा को भी बहुत फायदा मिलेगा। शिवपाल यादव को अपने पुराने फॉर्म में लौटने का मौका मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि शिवपाल संगठन के आदमी हैं। पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं तक उनकी अच्छी पकड़ रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के यादव समाज में शिवपाल अच्छी पैठ रखते हैं। जाहिर है शिवपाल के साथ का फायदा अखिलेश को जरूर होगा। पिछले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जिस तरह की तल्खी अखिलेश और शिवपाल के बीच देखने को मिली थी, उसे एक बार फिर दोनों ही नेताओं को याद जरूर करना चाहिए। कितना हमसे त्याग लोगे, कितना त्याग लेना चाहो, यहाँ तक कि अगर खून मांगोगे खून भी दे देंगे। कितना भी मेरा अपमान कर लेना, कितने बार भी मुझे बर्खास्त कर लेना, मैं जानता हूँ कि अच्छा काम किया। साइकिल चलाई है, खून पसीना बहा है, और अगर कोई चाहे हमारी परीक्षा लेने के लिए, मैं नहीं कहता कि हमारे नौजवानों की परीक्षा लेनी है आपको, मैं नहीं कहता कि पंडाल में बैठे हुए किसी की परीक्षा लेनी है। अगर किसी को परीक्षा लेनी है मैं परीक्षा देने को तैयार हूं। जो परीक्षा चाहे आप परीक्षा ले लो। कि कुछ लोग सुनेंगे जरूर, लेकिन समाजवादी पार्टी का सब कुछ बिगड़ जाने के बाद। जिस तरह से चाचा भतीजा मंच पर ही भिड़ गए थे, जैसी फजीहत दोनों मिलकर समाजवादी पार्टी की कर रहे थे, उन तस्वीरों को भी एक बार फिर याद करना चाहिए। और ये आशु मलिक देखिए ये झूठ है, झूठ है। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है, मुख्यमंत्री झूठ। मैं भी बोलूंगा प्रेम, मैं भी बोलूंगा नहीं। वो जानता होगा कि अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार ने लिखवाया। और ये आशु मलिक देखिए ये झूठ है, झूठ है। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है, मुख्यमंत्री झूठ। मैं भी बोलूंगा प्रेम, मैं भी बोलूंगा नहीं। सामने जब बीजेपी जैसी मजबूत विरोधी पार्टी हो, विशाल संगठन और केंद्र और राज्य की सत्ता के डबल पावर से सीधा मुकाबला सामने हो, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को साल 17 वाली गलती नहीं दोहरानी चाहिए। शिवपाल यादव को अंडर एस्टिमेट करने वाली गलती फिर नहीं दोहरानी चाहिए। तब तो अखिलेश मुख्यमंत्री थे, फिर भी बीजेपी के सामने बुरी तरह धराशायी हो गए थे। इस बार तो टक्कर और भी जबरदस्त है।
ऐसे में भतीजे को समझना चाहिए कि चाचा की नाराजगी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। सीट को लेकर खींचातान सामान्य बात है, लेकिन जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, संकेत यही दे रही हैं कि शिवपाल तो लगातार संबंधों को प्रगाढ़ करने में जुटे हैं। अपनी पार्टी के विस्तार की इच्छा छोड़, 100 सीटों की इच्छा छोड़, 6 सीटों पर समझौता करने को शिवपाल यादव तैयार हो गए और अब तो वो केवल 1 सीट अपने बेटे के लिए मांग रहे हैं। इसके साथ ही शिवपाल समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर चुके हैं। बावजूद इसके अखिलेश हैं कि मानने को तैयार नहीं। संबंधों को बेहतर बनाने के लिए चाचा तो तैयार दिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भतीजे हैं कि कदम पीछे खींच रहे हैं। फायदे का तो पता नहीं, लेकिन तय है कि अगर 2022 के चुनावी घमासान में अगर चाचा ने कदम पीछे खींचे तो भतीजे को नुकसान जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, योगी आदित्यनाथ तो चुनाव लड़ रहे हैं, अब अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ेंगे, जिसकी अटकलें लगाई जा रही हैं। सूत्रों ने जानकारी दी है कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पिछली दफा जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब भी विधान परिषद के सदस्य थे, अब वो लोकसभा के सदस्य हैं। और इन सब के बीच खबर यह है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। संभल की गुन्नौर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संभल की गुन्नौर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। पहले मुलायम सिंह यादव गुन्नौर से चुनाव लड़ा करते थे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बदायूं, मैनपुरी, आजमगढ़ भी हो सकता है एक विकल्प अखिलेश यादव के लिए। तो मुलायम सिंह यादव गुन्नौर से चुनाव लड़ते थे और उसी सीट से अखिलेश यादव भी चुनावी मैदान में हो सकते हैं। तो अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की खबर पर केशव प्रसाद मौर्य ने क्या बयान दिया है आपको बताते हैं। सुरक्षित सीट तलाशने में इतना वक्त क्यों लगा, केशव प्रसाद मौर्य ने यह तंज कसा है। अगर अखिलेश ने विकास किया था तो चुनाव लड़ने में देरी क्यों, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ये तंज कस रहे हैं अखिलेश यादव पर। अभी एक खबर जरूर मैं देख रहा हूं आप सबके माध्यम से, वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो कहते थे कि हमने विकास किया है। और अगर आपने विकास किया है तो सीट को चुनने में इतना देरी क्यों लगा रहे हो, और ऐसी सीट क्यों नहीं चुन रहे हो जहां आपने विकास किया है? क्यों ऐसे सुरक्षित इलाके की ओर भाग रहे हो जहां से आपको जीत करके नहीं आना है? मैं यह मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी भाजपा की लहर से भयभीत हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में सुरक्षित ठिकाना तलाशने में अधिसूचना जारी होने के बाद इतना समय लगा। और उत्तर प्रदेश का सियासी समर जीतने के लिए अखिलेश यादव हर मोर्चे की किलाबंदी करने में लगे हैं। दलित पिछड़ों के नेताओं को अपने पाले में लाने के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली वाला करंट भी अखिलेश यादव बीजेपी को लगाना चाहते हैं, जिससे बीजेपी यूपी के सत्ता से बाहर हो जाए। अखिलेश यादव बिजली को लेकर एक अभियान भी चलाने वाले हैं। और 2 प्रोजेक्ट मैंने कई बार कहे और फिर कहता हूं, केवल 2 प्रोजेक्टों को उदाहरण देता हूं। जो एचसीएल लखनऊ में बना है, आज उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट 4000 से ऊपर लोगों को नौकरी और रोजगार मिले। लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हुए थे, एक एक बच्चे के पास जाइए, आपको कहीं ना कहीं स्टोरी मिलेगी कि उस लैपटॉप से कितना उसको लाभ मिला। उत्तर प्रदेश में साइकिल की रफ्तार बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव सस्ता करंट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे समाजवादी साइकिल सरपट दौड़े और लखनऊ का रास्ता आसानी से तय करें। अखिलेश यादव फ्री की बिजली के साथ सियासी वायर और खंभे भी लगातार तैयार कर रहे हैं। जाति और मजहब का गुणागणित भी फिट कर रहे हैं, जिससे कोई भी सुनामी आए बिजली वाला पोल वहीं धड़ाम न हो। लिहाजा अखिलेश 300 यूनिट फ्री बिजली का डोज घर घर पहुंचाने का समीकरण भी तैयार कर रहे हैं।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में बड़ा चुनावी ऐलान किया है। बीजेपी के पन्ना प्रमुखों को अपनी फ्री वाले डोज से मात देने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया और अब इस प्लान को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर होगा, जिससे चुनाव में वोटों की फसल पर भी नजर रहे और आसानी से उसे समाजवादी खेमे के लिए काटा भी जा सके। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली का अभियान शुरू कर दिया है। समाजवादियों का ये अभियान पूरे प्रदेश में 19 जनवरी से ग्राउंड पर उतारा जाएगा। फ्री बिजली के साथ अखिलेश युवाओं के रोजगार पर भी बीजेपी पर हमलावर रहे। अखिलेश यादव ने समाजवादी लैपटॉप और 2022 में सरकार आने पर युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश ने समाजवादी सरकार के दौरान किए गए कामों को भी गिना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान जारी है। 10 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होगी, लिहाजा मैदान में उतरने से पहले चाहे बीजेपी हो या फिर अखिलेश, सभी अपने सियासी हथियार को धार दे रहे हैं। ब्राह्मणों और पिछड़े नेताओं को पार्टी में जोड़ने के साथ ही अब अखिलेश यादव वोटर को लुभाने के लिए भी दांव चल रहे हैं। अब वक्त ही तय करेगा कि 2022 चुनाव में अखिलेश का वादा काम करेगा या फिर यूपी में बीजेपी सरकार के काम के दावे फूल खिलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया ईवीएम का मामला। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई है। ईवीएम से मतदान के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की मांग की गई है। वकील मनोहर लाल शर्मा ने सुनवाई की मांग की है। बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए, वकील मनोहर लाल ने यह सुप्रीम कोर्ट से मांग की है। हालांकि इस तरह की याचिका कई बार लगाई जा चुकी है, सुप्रीम अदालत तक मामला पहुंचा है, लेकिन ईवीएम से ही चुनाव कराने का फाइनल मुहर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। और इस बार भी चूंकि ईवीएम के जरिए ही 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो इसलिए वकील मनोहर लाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करके कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। मौलाना तौकीर रजा का एक और विवादित बयान सामने आया है। बटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों की हिमायत की तस्वीरें सामने आई, उनके बयान सामने आया है। बटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए लोग आतंकी नहीं थे, तौकीर रजा ये कहते हुए इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। ठीक से जांच हुई होती तो उन्हें शहीद का दर्जा मिलता, तौकीर रजा ने यह बयान दिया है। तो बटला हाउस एनकाउंटर में जो आतंकवादी मारे गए थे, तौकीर रजा के मुताबिक वो आतंकवादी नहीं थे। हम हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रहे और हमसे एक गलती ये हुई कि हमने कांग्रेस की गलत पॉलिसीज की वजह से, और हमने कांग्रेस को भी बहुत करीब से देखा। 2009 में जब मैं कांग्रेस के साथ खड़ा था और 2009 में जब मैंने कांग्रेस को जिताया था, उस वक्त मैंने मंच से ये बात कही थी कि कांग्रेस ये ना समझे कि उनको माफ कर दिया है, अभी मुसलमानों ने आपको पैरोल पे छोड़ा है, अगर आपका काम आगे ठीक रहेगा तो फिर आपके बारे में आगे सोचा जाएगा। लेकिन उन्होंने समझा अब हमारी सरकार बन गई। उन्होंने मुझसे कहा था कि सरकार बनने के बाद हमारा पहला फैसला होगा कि हम बटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराएंगे। अगर बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद को का दर्जा मिलना चाहिए। जो इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए उस एनकाउंटर में, उनका कत्ल हुआ, उनको भी उनकी पुलिस ने मारा था, जांच नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि इससे पुलिस का मनोबल टूटेगा। पुलिस के मनोबल की उन्हें ज्यादा परवाह थी, हमारे मनोबल की, 20 करोड़ मुसलमानों के मनोबल की परवाह नहीं थी। हमारे बच्चों को इस तरह अलग ऐलान आतंकवादी कहकर मार डाला गया।